नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एलपीपी की एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम है मिनिमाइज जेड इक्वल टू -50x + 20y सब्जेक्ट टू 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी लिखी। पहली इनइक्वालिटी हमारी है 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगी 2x - y इक्वल टू -5। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2x + 5। इस लाइन पे पॉइंट ज्ञात करना है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू मिलेगी मुझे -5/2, 0। और अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो -y इक्वल टू मिलेगा -5 और जिससे y इक्वल टू मिल जाएगा 5। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू मुझे मिल गई 5। 0,5 है वो y एक्स पे यहाँ पे है, लेकिन -5/2, 0 है वो नेगेटिव x एक्स पे है। और नेगेटिव x एक्स पे अगर कोई पॉइंट होता है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ये पॉइंट -5/2, 0 है, लेकिन ज़्यादा बेटर हम पॉइंट उसको मानते हैं जो कि हमारा या तो पॉजिटिव x एक्स पे हो या पॉजिटिव y एक्स पे हो या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो। तो अगर पॉइंट इसके इस साइड में है तो वो थोड़ा फ़ायदेमंद नहीं रहता, यूज़फुल नहीं होता। इसलिए हम एक पॉइंट ऐसा ज्ञात करेंगे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। हमें पता है कि x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 5 मिला है। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूँगा इसमें तो 1 रखने पर मुझे y की वैल्यू मिलेगी 7। तो मैं इस पॉइंट के स्थान पे 1,7 भी ले सकता हूँ, जैसा मैंने लिया 1,7। आप चाहे इसको इस पॉइंट से मिलाओ, चाहे आप इस पॉइंट को 1,7 से मिलाओ, लाइन वही रहेगी, लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। जो हमारी इक्वेशन है वो है 2x - y इक्वल टू -5। अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की हो, ax - by इक्वल टू प्लस या माइनस ही हो, कोई भी हो, तो अगर x में अगर मैं x की वैल्यू में अगर मैं b इंक्रीज करता हूं तो y की वैल्यू में a इंक्रीज होगा। दोबारा सुनो, अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की हो ax - by इक्वल टू प्लस माइनस c, तो अगर x का मान अगर मैं b बढ़ाता हूं तो y की वैल्यू a बढ़ेगी। इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे अगर मैं y का गुणांक देखूंगा तो यहाँ पे है, माइनस साइन को एक बार छोड़ दें तो y का कोफिशिएंट 1 है, y का गुणांक 1 है। तो अगर x की वैल्यू 1 बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू 2 बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 0,5 है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 इंक्रीज कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 2 इंक्रीज हो रही है, यानी x का मान 1 बढ़ाने पर y की वैल्यू 2 बढ़ रही है। तो ये पॉइंट हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो इक्वेशन में रख के भी सोल्व कर सकते हैं। रीजन की बात करें तो हमें पता है कि ये जो लाइन है ये इस ओरिजिन से पास नहीं हो रही, दिख रहा है डायग्राम से। अगर रीजन से पास नहीं हो, इस ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इसका रीजन हम ओरिजिन की सहायता से ज्ञात करेंगे, मूल बिंदु की सहायता से ज्ञात करेंगे। अगर मैं इसमें 0, 0 रखूँ, अगर मैं इसमें का मैं 0, 0 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। और हमें पता है जो कि ट्रू है, सही है। तो इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो ओरिजिन की ओर होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो हमारा जो रीजन है वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर। तो ये जो लाइन है इसका अगर रीजन मूल बिंदु की ओर हो तो इसका मतलब इसके इस साइड इसका रीजन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये रीजन नहीं होगा। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कभी हम रीजन लेते ही नहीं है। अब अगर हम दूसरी इनइक्वालिटी की बात करें तो हमारी दूसरी इनइक्वालिटी है 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसकी अगर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखूँ, इसके संगत समीकरण लिखेंगे तो हो जाएगी 3x + y इक्वल टू 3। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 3x इक्वल टू 3 मिलेगा, जिससे x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 1 मिल रही है। यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप ये लेना चाहो तो भी सही है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 3 मिल रही है। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 3 मिल रही है। तो हमारा एक पॉइंट हो गया 1,0, तो ये पॉइंट 1,0 है। दूसरा पॉइंट है 0,3, 0,3 ये पॉइंट है। इनको मैंने आपस में मिलाया तो ये हमारी लाइन मिल गई।
ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इसलिए इसका रीजन भी हम ओरिजिन से याद करेंगे। तो अगर इस इनइक्वालिटी में मैं मूल बिंदु रखूँ, ओरिजिन रखूँ, 0 0 रखूँ, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि गलत है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका मतलब जो रीजन होगा वो ओरिजिन की ओर नहीं होगा, तो हम कहेंगे ऑपोजिट टू ओरिजिन। मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो इस जो लाइन का रीजन है वो ओरिजिन की ओर नहीं होगा, इसके अपोजिट साइड में होगा, तो ये रीजन नहीं हो सकता, तो रीजन इस साइड में होगा। इस लाइन का रीजन इस साइड में है, इस लाइन का रीजन इस साइड। तीसरी इनइक्वालिटी की बात करें तो 2x - 3y ≤ 12 है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी, संगत समीकरण होगी 2x - 3y = 12 है। अगर इस पे 2 पॉइंट लेंगे तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 2x = 12 है, तो x = 6 मिल जाएगा, तो 6, 0। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -4, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -4, तो जो कि हमारे नेगेटिव y एक्सेस पे है। तो मैं हमेशा ऐसे पॉइंट से बचता हूँ जो कि पॉजिटिव x एक्स पे ना हो, पॉजिटिव y एक्स पे नहीं हो, या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं हो। तो इस पॉइंट के बजाय हमें कोई दूसरा पॉइंट लेना चाहिए। हमारी इक्वेशन है 2x - 3y = 12 है। तो रूल ये होता है कि अगर x की वैल्यू 3 बढ़ाएंगे, अगर x की वैल्यू 3 बढ़ेगी तो y की जो वैल्यू है वो 2 बढ़ेगी। दोबारा समझिए, अगर x की वैल्यू 3 इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू 2 इंक्रीज होगी। तो मैं अगर इस पॉइंट में x की वैल्यू 3 बढ़ा दूं तो 9 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 2 बढ़ेगी, तो 0 था, 0 में 2 इंक्रीज किया तो पॉइंट मिला मुझे 9,2। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसमें x की वैल्यू 9 रखूं तो 18, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो 6, 18 - 6 12 है, 12 = 12 है, यानी ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इस पॉइंट के स्थान पे जो पॉइंट लूँगा वो पॉइंट हमारा होगा 9,2। आप लेना चाहें तो आप 0,-4 भी ले सकते हैं, वो भी सही है। अगर आप इस प्रकार से नहीं ज्ञात करना चाहते तो आपको इक्वेशन इस टाइप से लिखनी पड़ेगी। हमारा होगा y = 2x - 12/3। हमें जो y का मान मिलेगा वो y का मान मिलेगा 2x - 12/3। अब जैसे हमने x की वैल्यू 6 रखी थी तो यहाँ पे 12 - 12 0 आ गया, 0.30, तो y की वैल्यू हमारी 0 मिल गई थी। अगर मैं 6 से वैल्यू बढ़ाऊँ, अगर मैं इसमें 7 पुट करूँ तो 7 × 2 14, 14 - 12 है 2/3, तो मुझे x की वैल्यू 7 रखने पर y की वैल्यू मिल रही है 2/3। अगर मैं x की वैल्यू 8 पुट कर रहा हूँ तो 8 पुट करने पर मुझे y की वैल्यू मिलेगी 4/3, और 9 पुट कर रहा हूँ तो 9 पुट करने पर मुझे मिलेगा 2। तो ये जो हमारे पॉइंट मिल रहे हैं इसमें जो y की वैल्यू मिल रही है वो रेशनल नंबर मिल रहे हैं, जबकि ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये पॉइंट ज़्यादा बेटर है, इसलिए आपको दूसरा पॉइंट निकालना है, उसमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं वो नेचुरल नंबर मिले, या इनमें से कोई एक 0 मिले लेकिन नेगेटिव या रेशनल नंबर न मिले। यानी ऐसे मान मिलने चाहिए जो कि प्राकृत संख्याएं हों। आपको ऐसे मान मिले, परिमेय या अपरिमेय मान मिले, तो वो थोड़े असुविधाजनक रहते हैं। आप कोई और भी पॉइंट याद करना चाहो तो वही रूल रहेगा कि अगर x की वैल्यू मैं 3 इंक्रीज करूंगा तो y की वैल्यू 2 इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं अगला पॉइंट लेना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे लूँगा, x की वैल्यू 3 इंक्रीज करूँगा तो 6 से 9, 9 से 12 है, और y की वैल्यू 2 इंक्रीज करूँगा तो 0 से 2, 2 से 4। तो आप देखोगे 12,4 पॉइंट भी इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट सफिशिएंट हैं, इसलिए तीसरा पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको रफ काम के लिए, आपको समझाने के लिए काम में ले रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम में इसे ड्रॉ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर रीजन की बात करें तो ये लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही, और अगर ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही क्योंकि ओरिजिन यहाँ है और ये लाइन इधर से पास हो रही है, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इसका रीजन भी ओरिजिन की सहायता से ज्ञात करेंगे। अगर इस लाइन में मैं ओरिजिन रखता हूँ तो 0 < = 12 है,
ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका मतलब जो रीजन होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। और अगर इस लाइन का रीजन मूल बिंदु की ओर है तो इसका मतलब रीजन इस साइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इस साइड रीजन नहीं होगा और रीजन इस साइड में होगा। तो इन सभी इनइक्वलिटी से ये पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि रीजन इस साइड में होना चाहिए, ये इस साइड में होना चाहिए और ये इस साइड में होना चाहिए। और लास्ट में हमारे जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऋणात्मक प्रतिबंध हैं, उनसे पता चलता है कि रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा या शेडेड रीजन का हो चाहे फिजिबल रीजन हो, वो ये प्राप्त होगा। ये जो हमारा रीजन है ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर कोई रीजन लाइन से बाउंडेड नहीं है तो उस रीजन को अनबाउंडेड रीजन कहेंगे। तो ये जो हमारा शेडेड रीजन है ये फिजिबल रीजन भी है, सुसंगत क्षेत्र है, और साथ ही साथ ये अनबाउंडेड है। आगे कैसे सोल्व करते हैं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर बाउंडेड रीजन होता है तो ये गारंटी होती है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम है वो कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है, या मिनिमम है वो भी कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है। यानी हमारे जो कोणीय बिंदु हैं, जो शीर्ष हैं, उन्हीं पे अधिकतम तथा न्यूनतम मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर जो ये रीजन है ये अनबाउंडेड मिल जाए, अपरिबद्ध मिल जाए, इनफाइनाइट तक ओपन हो, तो इसका मतलब हमारी जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू या तो कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगी या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हमारा जो अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, उसके हमें 4 कॉर्नर पॉइंट, 4 वर्टेक्स प्राप्त होते हैं, 4 शीर्ष प्राप्त होते हैं। पहला जो शीर्ष है या कोणीय बिंदु है वो है A0,5। दूसरा जो हमें शीर्ष प्राप्त होता है वो है B0,3। तीसरा जो हमें शीर्ष प्राप्त हो रहा है, तीसरा जो वर्टेक्स है वो है C1,0। और चौथा जो हमें वर्टेक्स शीर्ष प्राप्त हो रहा है वो है D6,0। अगर मैं इस वर्टेक्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 5, तो ये मुझे मिल जाएगा 100। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये 0, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 60, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करने पर ये वैल्यू 0, यहाँ पे मिलेगा मुझे -50। और अगर x की वैल्यू 6 पुट करें और y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये तो 0, और यहाँ पे 6 पुट करने पर -300। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या तो -300 होगी या हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगी, विद्यमान नहीं होगी। जब कभी भी हमारा जो फिजिबल रीजन है, सुसंगत क्षेत्र है, वो अनबाउंडेड हो, अपरिबद्ध क्षेत्र हो, तो मिनिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या मैक्सिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है वो देखिए, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या तो -300 होगी या डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो मैंने कहा लेट माना कि इसकी फंक्शन की वैल्यू है वो -300 से भी छोटी है, यानी -50x + 20y < -300। मैंने ऐसा मान लिया। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो अगर मैं -10 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 5x - 2y। -10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन का कन्वर्ट हो जाएगा। -10 से डिवाइड करें तो 30। आपको अगर सोल्व करने में दिक्कत है तो मत सोल्व करो, इसी से भी वही आंसर आएगा। अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे हूँ तो इक्वेशन होगी 5x - 2y = 30। ये इसके संगत समीकरण है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। इस लाइन पर अगर मैं 2 पॉइंट निकालूं तो एक बार मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे x की वैल्यू 5x = मिलेगा 30, तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 6, तो हमारा पॉइंट हो गया 6,0। ये हमारा एक पॉइंट हो गया 6,0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -15, और हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 5 है, तो -15 है वो काफ़ी नीचे तक जाएगा, हो सकता है कि इस ग्रीन बोर्ड से भी नीचे जाए। तो अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जाएगी, तो और हमें पता है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का इतना यूज़ नहीं है, तो ये पॉइंट मैं इतना अच्छा नहीं मानता
लेकिन आप इससे भी ड्रॉ करोगे तो लाइन सही बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लें जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, प्रथम चतुर्थांश के अंदर हो, तो वो ज़्यादा बेटर पॉइंट माना जाता है। तो अगर हमें नियम पता है कि अगर x की वैल्यू में 2 बढ़ाएंगे, x की वैल्यू 2 इंक्रीज़ करेंगे तो y की वैल्यू है वो 5 इंक्रीज़ होगी। यानी अगर x का मान 2 बढ़ाते हैं तो y का मान 5 पड़ता है। तो हमें अगर कोई भी पॉइंट मालूम हो पहले से, उसमें x की वैल्यू 2 बढ़ा दो, तो अगर मैं इस पॉइंट में x की वैल्यू 2 बढ़ा दूँ तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे 8, तो y की वैल्यू 5 बढ़ जाएगी, तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5, तो हमें इस लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा 8,5। तो ये हमारा कोई पॉइंट है 8,5। अगर मैं इस 8,5 को 6,0 से मिलाता हूँ तो इस प्रकार हमें एक इनइक्वलिटी ड्रॉ हो जाएगी। चूंकि इसमें इक्वल का निशान नहीं है तो इस लाइन को ड्रॉ करते टाइम डॉटेड लाइन उपयोग में लेंगे, न कि हम पूरी लाइन खींचेंगे। इक्वल का निशान भी यहाँ पे अगर बराबर का निशान भी होता साथ में तो हम डॉटेड लाइन नहीं खींचते, तो हम पूरी कंप्लीट लाइन खींचते। डॉटेड लाइन मीन्स कि इनइक्वलिटी में इक्वल का निशान नहीं है, असमीका में बराबर का चिन्ह विद्यमान नहीं है। डॉटेड लाइन खींचने के बाद में अगर हम इसका रीजन डिसाइड करें तो हमें पता चल रहा है कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो हम इसका रीजन ओरिजिन की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो जैसे ही इस इनइक्वलिटी में मैं 0, 0 रखता हूँ तो 0, 0 रखेंगे तो 0 > 30 जो कि फॉल्स है, गलत है। इसका मतलब हमारा जो क्षेत्र होगा, जो रीजन होगा, वो मूल बिंदु के विपरीत और होगा, ऑपोजिट टू ओरिजिन होगा, ऑपोजिट टू ओरिजिन, मूल बिंदु के विपरीत और, मूल बिंदु के विपरीत और। तो ये जो लाइन है इसका रीजन इस साइड ना होकर इस साइड में रीजन होगा, और इस साइड में रीजन है, और इस रीजन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारा शेडेड रीजन, जो फिजिबल रीजन है, उसके साथ कॉमन रीजन प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कॉमन रीजन मिलता है तो हम कहेंगे कि प्रॉब्लम हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, या फंक्शन z हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, फलन z का न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। अगर ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ रीजन हमें मिल जाता है जो कि सुसंगत क्षेत्र के साथ कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम कहेंगे उद्देश्य फलन z का न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। तो हम लिखेंगे उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों कह सकते हैं। वो देखिए, अगर हम इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट हमेशा फंक्शन की वैल्यू -300 से भी लेस देगा, वो वैल्यू -300 से भी छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉइंट 9,2 लेता हूँ, ये हमारा रफ वर्क है। अगर मैं 9,2 लेता हूँ तो 9 रखने पर ये वैल्यू होगी -450, 2 रखने पर वैल्यू होगी 40, और सोल्व करने पर -410, यानी -410 प्राप्त होगा। इस बिंदु पे फलन का मान प्राप्त हुआ -410, जो कि -300 से छोटा है। और अगर एक पॉइंट भी ऐसा मिल जाए जिस पे फंक्शन की वैल्यू -300 से छोटी है तो हम कहेंगे न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। अगर एक पॉइंट और लें, मान लो 12,4 लें इस लाइन पे, तो अगर मैं 12,4 रखता हूं तो यहाँ पे 12 रखने पर -600, 4 रखने पर 80, सोल्व करने पर -520, तो मुझे जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है इस पॉइंट पे वो मिलती है -520, और वो भी -300 से छोटी है। तो यहाँ पे वैल्यू थी -300, इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू मिली है वो मिली है मुझे -410, इस पॉइंट पे मुझे मिली है -520। ऐसे मैं जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा इस लाइन में इन्फिनिटी की तरफ जाता जाऊंगा, मुझे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी की ओर मिलेगी, और मैं कह सकता हूं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फलन का न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। अगर आप चाहो तो इतना न करके डायरेक्ट भी अगर आपको कोई पॉइंट पता चलता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के भी आप कह सकते हो कि फंक्शन का जो न्यूनतम मान है वो विद्यमान नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।